नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एचबीटीयू की वाइस चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट भावना गोलानी, जिनको हम कह सकते हैं कि वो एचबीटीयू की सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट है, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इन्हें वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मिला है। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बीटेक किया है। कैसी जर्नी रही है भावना की एचबीटीयू में और आगे वो क्या करने वाली है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। और सबसे बड़ी बात, जब जिन स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें लगता है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में शायद वो एकेडमिक लेवल नहीं होता या करियर की वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन भावना को इन्होंने बीटेक करते ही इनके पास जॉब के 5 ऑफ़र्स आ चुके हैं। इनका माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट भी हो चुका है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं भावना से। भावना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वाइस चांसलर गोल्ड मेडल कैसा लग रहा है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और सारी फैमिली बहुत खुश है, तो इसी वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि वाइस चांसलर गोल्ड मेडल ये इट केम एज ए प्लीजिंग सरप्राइज़, और या फिर जब आप पढ़ाई कर रही तो आपको लग रहा था कि मुझे तो मिलना ही है ये? मैम, मुझे ये तो नहीं पता था कि गोल्ड मेडल ही मिल जाएगा, बट हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं बहुत मेहनत करके पढ़ रही थी, तो एक आइडिया लग जाता है कि मतलब आप टॉप में तो आ रहे हैं अपनी क्लास में, तो मतलब ये आइडिया था कि मेडल तो शायद मिल जाएगा, बट गोल्ड मेडल एक सरप्राइज़ ही था। ओके। अच्छा भावना, जैसे मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूँगी, कैसे आप एचबीटीयू पहुँची, आपका आईआईटी पहुँचने का ड्रीम था, क्या ट्रांजैक्शन रहा है। लेकिन मैं एक जानना चाहती हूँ कि जैसे कि ना स्टूडेंट को जो सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, उनको लगता है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट होता है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, बहुत पढ़ाकू होता है, बुकिश होता है, पता नहीं कैसा उसका रूटीन होता है। तो आप ये बताओ कि क्या आपका रूटीन रहता है, कितना पढ़ाई को टाइम देती हैं आप? ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं होता है, कोई भी पढ़ ले तो वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएगा। और ऐसा कुछ रूटीन नहीं रहता था मेरा, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है पढ़ने का। पर मैं तो हमेशा से ऐसी नहीं रही हूँ कि कोई शेड्यूल फॉलो करके पढ़ पाऊँ। मेरा हमेशा से ऐसा रहता था कि आपका जब मन करे आप तब पढ़िए, क्योंकि ऐसे आप क्वांटिटी ले लेंगे कि 4 आवर्स पढ़ना है, 6 आवर्स पढ़ना है, और आप उसमें फोकस होके नहीं पढ़ सकते तो वो आवर्स वेस्ट हैं। तो मेरा हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रहता था कि क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप जब पढ़ें, आप चाहे आपका जब भी मन करे, सुबह शाम दिन रात, किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा है तो आप चाहे ना पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए तो एकदम फोकस्ड होके पढ़िए, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम मन लगा के पढ़िए। यही एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके। आप ना, मैं चाहूँगी कि आप अपना रूटीन शेयर करें फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ओके। तो मैम, मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठती हूँ और थोड़ा लेट नाइट सोने का हैबिट है, तो मैं सुबह उठती हूँ और ऐसी डेली रूटीन की चीज़ों के बाद ऐसे रेगुलरली जब पढ़ने का या कुछ काम होता है तो वो करती थी जब कॉलेज टाइम में। अभी तो मेरी वर्किंग जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो जब मैं कॉलेज में थी तो मतलब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी। कॉलेज जाते थे, जब नहीं जाते थे तो घर में पढ़ते थे थोड़ा, और उसके बाद ऐसे थोड़ा फ़न भी करते थे। कभी बाहर चले जाएंगे, दोस्तों से बात कर लेंगे, और कुछ ऐसे टाइम में दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ी न्यूज़ेस देख लेंगे और ये सब के बारे में देखेंगे कि क्या और दुनिया में हो रहा है, और उनसे सीखेंगे कि आगे चल के प्लेसमेंट्स चाहिए तो क्या उसके लिए पढ़ना है और ये सब। अच्छा, बीटेक के दौरान कितने घंटे आप, एक होता ना कि एक तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बीटेक के दौरान सेल्फ स्टडी नहीं होता ना कि अपने मन से आप कितने घंटे, आप किताबों के बीच, बुक्स के बीच कितना घंटा आपको बीतता था? मैम, ऐसे रेगुलर तो नहीं रहता था मेरा कभी भी, बट ऐसे जब कुछ नीड होता था, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं कुछ, तो ऐसे 2-2.5 घंटा से 3 आवर्स तक मैं पढ़ लेती थी रेगुलर स्टडीज़ के, एग्ज़ाम्स के लिए और रेगुलर स्टडीज़ के लिए। अच्छा, बीटेक के स्टूडेंट्स को ये बताइए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो जो पढ़ने का क्या मतलब क्या तरीका, क्या सीक्रेट होता है? जैसे होता है ना कि आप नोट्स बना के पढ़ती हैं, लिख के पढ़ना है, बहुत ज़्यादा याद करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, क्या तरीका रहता है पढ़ने का? मैम, पढ़ने का तरीका सबका अपना अपना डिपेंड करता है। मेरा ऐसा रहता था कि मैं थोड़ी सी फास्ट लर्नर थी, तो मेरा हमेशा से यही मोटिव रहता था कि किसी चीज़ को समझ लो तो फिर वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो पहले मैं उसको समझ लेती थी और उसके बाद अगर नीडफुल होता तो कभी नोट्स बना लिए, और फिर आफ्टर सम डेज़ उसको रिवाइज़ करते चले गए, जितनी बार भी आपने रिवाइज़ किया, कि वो आपके दिमाग में रिटेन रह जाए। ये मेरा तरीका रहता था हमेशा ही पढ़ने का। अच्छा भावना, आपकी जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, बार बार रिवाइज़ करेंगे तभी वो जाके ब्रेन में रिटेन करता है। तो ये जो रिवीजन और सेल्फ स्टडी वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स को, बताइए आप।
मैम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए एक्सेल करना है या पढ़ाई करनी है तो सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को फोकस टाइम दीजिए और आराम से अकेले में बैठ के एकदम पढ़िए जहाँ पे आपको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए रादर देन कि आप उसको याद कर रहे हैं, उसको समझिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके अच्छा, अब मैं भावना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और फिर आपने जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए कितना समय तैयारी के लिए दिया, और वो क्या फेज़ था जब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ? ओके तो मैम मेरी स्कूलिंग हुई है श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर कौशलपुरी, यहीं कानपुर से ही। तो मैं अपने स्कूल में भी हमेशा से टॉपर ही रही थी और 10th में भी 10 CGPA था, 12th में 93% था, बट स्टिल स्कूल में टॉप ही थी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद जेई की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में ऐसे कोई इंजीनियर नहीं था, मतलब लेडी जस्ट फैमिली में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं रहता था। तो मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी जेई की, क्योंकि मुझे इतना अवेयर नहीं थी मैं। तो मैंने 12th में IITs की कोचिंग ज्वाइन करी और फिर वो एक साल में बहुत मतलब ऐसे प्रेशर सा हो गया कि अब एक ही साल के अंदर सारा परफॉर्म करना है और अभी एग्ज़ाम है विद इन एन ईयर। तो मेरा उस साल जेई मेंस तो क्लियर हो गया था, बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, पर जेई एडवांस मेरा उस टाइम क्लियर नहीं हो पाया था। तो मुझे लग रहा था कि एक चांस देना चाहिए, क्योंकि मुझे एक साल का ही टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने एक साल का ड्रॉप लिया और फिर मुझे ऐसा था कि प्रेशर था ही थोड़ा कि एक ही साल और मिल रहा है और उसके बाद फिर आप एडवांस का बस एक ही और अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो कोचिंग करी मैंने, ऐसा रूटीन रहता था कि सुबह उठ के घर में पढ़ती थी, फिर शाम के टाइम पे कोचिंग होती थी रोज़ ही। सैटरडे संडेज़ को भी कोचिंग में टेस्ट होते थे, तो वो सब मैं देती थी। और उसके बाद रोज़ ही कोचिंग होता था और फिर वहाँ जाके भी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे को आईटी के लिए पढ़ाया। बट मेरा जेई मेंस क्लियर हो गया विद सम डिसेंट रैंक, बट फिर एडवांस में अनलकीली मैं नहीं उतनी अच्छी रैंक ला पाई कि मुझे आईआईटी मिलता। तो मैं एकदम सच बोलूँ तो किसी भी बच्चे का नॉर्मल यही रिएक्शन होगा कि उसे बहुत बुरा लगेगा कि हम जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका यही मन होता है कि हम आईआईटी से करें। और मेरा मन था कि मैं आईआईटी कानपुर से करूँ, यहीं पे थी, हमेशा से उस कॉलेज के बारे में इतना सुना था, बट मेरा नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर हमने कॉलेजेस सोचे कि कहाँ जाना चाहिए, मुझे NITs भी मिल रहे थे, बट मेरा मन था कि मैं कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियरिंग करूं। और लकीली मुझे HBTI में एडमिशन मिल गया, तो फिर मैंने HBTU ज्वाइन कर लिया। और पहले मुझे लगता था पूरा एक साल तक कि अच्छा कॉलेज नहीं होगा, यहाँ से क्या ही हो जाएगा, और IIT जाना था। बट विथ टाइम मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप कहीं पे भी जाके पढ़ेंगे आप बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स ऑल योर मेहनत। तो कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी रही। और HBTU एक ऐसा कॉलेज है कि आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आप खुद पे फोकस कर पाएँ, आपको टाइम मिल जाए इनफ। तो इस वजह से क्योंकि कॉलेज का कल्चर ऐसा था और ब्रिलियंट माइंड्स ही थे कॉलेज में भी सारे, वो सारे ऐसे ही लोग थे जिनका किसी भी वजह से, लक की वजह से या कुछ एक आध नंबर की वजह से आईटी में नहीं हो पाया। तो ऐसे ही लोग थे सारे मेरे कॉलेज में। तो एक गुड एटमॉस्फेयर था। और फिर वहाँ पे रह के सारे लोगों के साथ मेहनत करी, पढ़ाई करी कॉलेज के लिए, और फिर बाद में प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करी। और फिर लकीली मेरा बाद में माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो गया। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना भी सैड होने का बात नहीं था जब आईआईटी में नहीं हुआ। आप आईआईटी जाके भी यही चाहते थे ना कि आपका कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए, या फिर आप कहीं अच्छे कॉलेज में गेट या कैट क्लियर करके पढ़ने चले जाएं। तो वो तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। मेरी क्लास में जितने भी लोग थे वो सब प्लेस्ड हो गए, और जिनको आगे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए जाना था सब IITs या IIMs पहुँच गए। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपका आईआईटी में नहीं हुआ। ऑब्वियसली थोड़ा सैड होने की बात है, बट इन लॉन्ग रन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ भावना, मैं इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि चूँकि जब बच्चे, अगर आप देखिए पूरे देश में बड़ा ड्रीम होता है कि भाई IIT जाना है, और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस में। जब IIT में सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें लगता है इट इज़ नाउ एंड ऑफ करियर, अब तो कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी जर्नी, आपका अचीवमेंट ये बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये स्टिग्मा पालने की ज़रूरत नहीं, इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। IIT में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और आपको HBTU जैसे भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा बताइए, आपने जब आप बीटेक हो गई हैं, आपको गोल्ड मेडल मिल चुका है, आपको जॉब के ऑफर्स मिल चुके हैं, कितने जॉब के ऑफ़र मिले, और ओवरऑल जब आप बीटेक की नॉलेज गेन करके निकल रही हैं बाहर, अपने नॉलेज से, अपने करियर का जो अपॉर्चुनिटी लेवल है उससे कितना सेटिस्फाई हैं, और कैसे आप इस पूरे सिनेरियो को देखती हैं?
मैम मैं अपनी जर्नी से बहुत सैटिस्फाइड हूँ। हाँ, इनिशियली नहीं थी, मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, बट फाइनल ईयर तक आते आते जब मेरे प्लेसमेंट्स लगते चले गए, मेरे पास 5 ऑफर्स थे, फिर मैंने फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, और सबको ही लगता है जिनका आईआईटी में नहीं हो पाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो है कि आईआईटी में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि कंपनीज़ कैंपस पे ज़्यादा विजिट करती हैं, थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी दूसरे कॉलेज से जाके नहीं कर पाएंगे। इवन HBTU तो फिर भी एक गवर्नमेंट कॉलेज था। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी हैं, आप अगर तब भी अपनी मेहनत करिए तो भी आपका हो जाएगी। और तो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट से यू आर हैप्पी? मैम आई एम वेरी हैप्पी, इट इज़ अ वेरी लवली कंपनी। ओके, तो लोकेशन क्या रहेगी? मैम मेरी लोकेशन हैदराबाद रहेगी। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जब ऑफिस खुलेगा तो हैदराबाद जाना होगा। अच्छा, तो प्लेसमेंट से भी आप खुश हैं? जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि HBTU में जब आपने पढ़ा तो जो एकेडमिक लेवल कैसा, उसके बारे में शेयर करिए, क्योंकि जो एक बड़ा है कि भाई IIT और HBTU के साथ कंपेयर करते तो मेन जो एक ये भी है कि एक तो प्लेसमेंट में जैसे आपने कहा कि 5 ऑफर्स थे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं, बच्चों को ले रही हैं। तो जो एकेडमिक लेवल, मतलब आप जो BTech की नॉलेज आपने गेन की, वो आगे आप MTech करना चाहें, PhD करना चाहें, कहीं फॉरेन में, अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए जाना चाहें, ओवरऑल जो एकेडमिक लेवल है वो कैसा है? मैम एकेडमिक लेवल कॉलेज का बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही हैं वहाँ पे भी, सब बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, और कॉलेज का जो पूरा सिलेबस और कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी सब अच्छे हैं और काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं। तो अगर हम आगे चल के गेट का पेपर देना चाहें तो हमने जो भी कॉलेज में पढ़ा है उन सबसे बहुत हेल्प मिलेगी, और हम बहुत ईजीली क्रैक कर पाएंगे गेट के एग्ज़ाम्स को भी। और जैसे कि 5 ऑफर्स की मैंने बात करी, तो उनमें से कैंपस में बहुत कंपनीज़ आती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ IITs में ही प्लेसमेंट होते हैं और HBTU में नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। HBTU में भी बहुत कंपनीज विजिट करती है, जैसे कि मेरे कितने फ्रेंड्स का पेटीएम में हुआ, मेरा खुद का ओयो में हुआ, ओयो रूम्स में कैंपस प्लेसमेंट था, TCS में हुआ कैंपस प्लेसमेंट था वो भी। तो मतलब बहुत अच्छा कल्चर है और गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं HBTU में भी। अच्छा भावना, अब फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करने वाली हैं आप? अभी जॉब कर रही हैं, कोई हायर स्टडी का प्लान है? मैम अभी तो मेरा जॉब ही करने का प्लान है, बाकी तो फ्यूचर में देखते हैं जैसा मन करेगा। अच्छा, इस साल जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का JEE एडवांस में नहीं हो पाया, IITs में नहीं हो पाया, कई अटैम्प्ट देने के बाद जब नहीं होता है तो वो लगता है कि बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। आप ऐसे स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगी? मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको बिल्कुल फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 अटैम्प्ट दिए और मेरा भी नहीं हुआ। बट यही होता है कि एक आपकी हार्डवर्क होती है, वो मैंने भी की थी, वो आप भी कर रहे होंगे, और तब भी नहीं होता है तो बुरा लगता है। बट एक लक भी एक चीज़ होती है। अब नहीं काम करी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हार्डवर्क पे जो लक की ज़रूरत होती है वो एक दिन ज़रूर काम करेगा। तो अगर आज IIT में नहीं हुआ है तो जहाँ भी हुआ है आप जाइए, कॉलेज लाइफ जिए, मज़े करिए, पढ़िए, एक दिन आपको ज़रूर आपकी हार्डवर्क का फल मिलेगा। जैसे मुझे मिला कि मैंने कॉलेज में भी हार्डवर्क किया, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ा, और मेरा प्लेसमेंट हो गया जहाँ मैं चाहती थी वहाँ पे। अच्छा, जैसे आप ये ज़्यादातर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि भाई जैसे मैंने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट है तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होगी, लेकिन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमने भी बहुत पढ़ा लेकिन नहीं, हमें नहीं मिल पाया गोल्ड मेडल। तो हाउ डू यू सी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैम मेरा हमेशा से पढ़ाई का स्ट्रैटेजी थोड़ा ऐसे रहता था कि मैं थोड़ा फिगर आउट कर लेती थी कि एग्ज़ाम में जाना है, पेपर देने, कॉलेज की अगर बात करूँ तो, कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या थोड़ा अननेसेसरी है कि ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क हमेशा नीडेड होता है हार्ड वर्क के साथ। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके रिजल्ट्स थोड़े बेटर हो जाएंगे। तो शायद यही एक डिफरेंस रह जाता है, जो लोग थोड़ा एक्सेल कर जाते हैं कि वो थोड़ा स्मार्टली हार्ड वर्क कर पाते हैं। तो हाँ, तो आपको फिगर आउट करना चाहिए कि क्या चीज़ नीडेड है पढ़ाई के लिए और क्या आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो या अच्छा, जैसे आपने कहा था कि ये बड़ी बात है कि जैसे आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वही बुक्स, देखिए बुक्स वही होंगी जो HBTU के तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, वही क्लासेस हैं, वही फैकल्टी है, लेकिन जो गोल्ड मेडल लाने वाली स्टूडेंट होती है वो बुक्स में से क्या ऐसा वो चूज़ करती है, वो क्या वही मैं फिर पूछूंगी, क्या वो तरीका होता है, क्या वो सीक्रेट होता है? मैम आप जब आपकी फैकल्टी आपको पढ़ाए तो थोड़ा क्लास में अटेंटिव रहिए कि वो क्या बता रहे हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग पेपर बनाएंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या नेसेसरी है। और उसके बाद उन चीज़ों को याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और उसे पढ़िए अच्छे से, मन लगा के एकदम चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मैं कुछ आपकी पर्सनल हॉबीज़ के बारे में पूछूंगी। पहले अपनी फैमिली के बारे में बताइए, किसने आपको इंजीनियर बनने का ड्रीम दिया, और इसके अलावा यानी कि
पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैम मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मैं ही हैं सिर्फ, और इंजीनियर बनने का ड्रीम तो मतलब मैंने खुद ही डिसाइड किया कि इंजीनियर बनना है, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, तो वो मतलब मेरी फेलियर्स में भी मेरा सपोर्ट करते थे हमेशा से ही। मेरा आईटी में नहीं हुआ तो मैं बहुत सैड थी, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा कुछ नहीं होता है, वी नो कि तुम एक दिन ज़रूर कुछ अच्छा करोगी एंड यू आर ब्रिलियंट, यू विल बी एबल टू डू इट। तो यही सब मोटिवेशन था कि मुझे लगता था कि हाँ, जब उनको मुझ पर विश्वास है तो शायद मैं कर ही लूँगी। और बाकी तो यही था, वही हॉबीज़ क्या है आपकी? मैम हॉबीज़ तो मेरी ऐसी कुछ खास नहीं है, मेरे को ऐसी घूमना फिरना पसंद है, और थोड़ा म्यूज़िक सुनना पसंद है, और थोड़ा रीड करना कि मतलब आजकल दुनिया में क्या हो रहा है इन सब के बारे में कुछ आर्टिकल्स रीड करना, यही सब करना पसंद है। अच्छा, एक मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी भावना आपसे कि जैसे हम ये भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है, जिनमें बहुत सारे, जैसे आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक होता है कि आपने बीटेक किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, एक आप जॉब करेंगी, एक होता है जॉब आप जो परफॉर्म करेंगी उसके लिए आपको पैकेज मिलेगा। लेकिन एज ए यूथ होने के नाते, एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के नाते, क्या आप सोचती हैं कंप्यूटर साइंस में और कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, स्टार्टअप लाने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, या दुनिया में कंप्यूटर साइंस पर क्या क्या चीज़ें हो रही, क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं, क्या उनके बारे में आप सोचती हैं? मैम आजकल सारी चीज़ें ऑटोमाइज़ होती जा रही हैं, जो चीज़ें लोग पहले मैनुअली करते थे उन सब के आजकल सॉफ्टवेयर्स बनते जा रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी दुनिया से ख़त्म नहीं होगी और बढ़ती ही चली जाएगी, और हम सब की लाइफ्स को बेहतर ही करती चली जाएगी। आप देखिए हर तरफ ये कंप्यूटर साइंस है। हमें आजकल न्यूज़ देखनी होती है तो वो भी हम मोबाइल में देख लेते हैं, क्योंकि वो भी कंप्यूटर साइंस है। और हाँ जी, कंप्यूटर साइंस का रिसर्च तो कभी ख़त्म नहीं होगा, होता चला जाएगा एकदम सब कुछ, मतलब आगे चल के सब कुछ और डिजिटलाइज हो जाएगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि अब मैं इस फील्ड में हूँ। तो हाँ जी। अच्छा, एक और सवाल, जैसे HBTU जैसे जो संस्थान है वो बहुत प्रेस्टीजियस है और वाकई में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, सबको IIT में एकोमोडेट होना बहुत मुश्किल है। कहीं आपने ये भी महसूस किया कि जैसे इस तरह के जो आप सपोज HBTU के बारे में पूछूंगी, आपको लगता है इसमें कोई ऐसी भी चीज़ ऐसे ना एकेडमिक लेवल पे या रिसर्च लेवल पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को, जो आप जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चे जा रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें वहाँ मिले जो IITs में उनको अवेलेबल होती है? कोई ऐसी चीज़ ऐसी आप देख रहे हैं भाई, ह्यूज लाइब्रेरी होनी चाहिए, रिसर्च के लिए और ज़्यादा फैसिलिटी होनी, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि एकेडमिक लेवल और स्टूडेंट का बढ़ सकता है? हम रिसर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है, अभी भी है, बाकी तो एकेडमिक लेवल पे तो HBTU अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे फैकल्टी ट्रेंड है, काफ़ी लाइब्रेरीज़ हैं, आप कुछ भी अगर रीड करना आपको सब मिल जाएगा। बट शायद थोड़ा रिसर्च में और अच्छा कर सकते हैं हम लोग IITs की तरह। तो आपको लगता है कि अगर वो चीज़ें हो जाए तो शायद जो एक वो रहता है कि कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम IIT में नहीं जा पाए, तो अगर वो ऐसे कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस हो तो IIT वाला फील भी आ सकता है? मैम IIT वाला फील तो आ ही जाता है आफ्टर सम टाइम। कॉलेज में आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे ना, आपको थोड़े टाइम बाद उससे प्यार ही हो जाएगा, तो आपको अच्छा ही लगने लगेगा कि बस हमारा कॉलेज है। कल जब आखिरी बार कॉन्वोकेशन से आ रहे थे तो इतना ऐसे लग रहा था कि कितना अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो वही है। कहीं MTech करने का अभी कोई, मतलब अभी तो खैर आप जॉब करेंगे, फ्यूचर में MTech या रिसर्च में जाने का कुछ प्लान है आपका? मैम अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी आप बस अपने जॉब पे फोकस करना चाहते? यस मैम, अभी तो बस जॉब पे फोकस करना चाहती हूँ। ओके, तो अच्छा भावना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई में सिर्फ जैसे आपने कहा कि बुकिश नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए आसपास की सराउंडिंग से। तो बस चलते चलते लास्ट मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में HBTU में जाएंगे, और वो कितना एक्सेल कर सकते हैं, कैसे कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए मैसेज दीजिए कि कोई बात नहीं, IIT में नहीं हुआ, HBTU में आ गए, अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। एकदम फ्यूचर ब्राइट है, HBTU भी किसी IIT से कम नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। और सबसे मेन चीज़ ये है, मैं सारे फर्स्ट ईयर के जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनसे बोलना चाहूँगी कि BTech इज़ जस्ट नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़, इट इज़ अबाउट एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन। तो आप अभी फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एकदम एक्सप्लोर करिए डिफरेंट चीज़ों को। कॉलेज में इतने सारे क्लब्स हैं, सब में पार्टिसिपेट करिए, फेस्ट करवाइए, फेस्ट में खुद पार्टिसिपेट करिए, और उसके बाद थोड़ा बुकिश नॉलेज से हट के भी प्लेसमेंट्स के लिए पढ़िए कि आपका आगे चल के अच्छे से जॉब लग पाए, क्योंकि कंपनीज हमेशा थोड़ा ऐसा टेस्ट करती है कि आप कितना अच्छा प्रोफेशनली परफॉर्म कर पाएंगे। वो थोड़ा बुकिश नॉलेज में थोड़ा नहीं मिल पाता है, वो आपको आपके सीनियर से इंटरेक्ट करके और फैकल्टी से थोड़ी हेल्प लेकर मिल पाएगा। तो उस पर फोकस करिएगा एंड यू विल डू वेरी वेल।
ओके, थैंक यू भावना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा भावना, इस बार आपको जो बीटेक में करने के बाद आपको वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मिला, पहले तो आप हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को अपना गोल्ड मेडल दिखाइए। ये देखिए। किस तरह की फीलिंग है गोल्ड मेडलिस्ट होना? अब देखिए, आप हमेशा आपकी लाइफ में हमेशा ये आप एक ऐड हो गया है कि भाई भावना इज गोल्ड मेडलिस्ट, किस तरह की फीलिंग है? मैम बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये आइडिया नहीं था कि एकदम गोल्ड मेडल ही मिल जाएगा और मैं अपनी ब्रांच में टॉप ही कर लूँगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कल जब वहाँ पे दिया गया मेडल और मेरे पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे थे, तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। एंड स्पेशली मेरी दादी यहाँ पे नहीं थी एंड शी वाज इन बॉम्बे, और वो वहाँ से पूरा लाइव वीडियो देख रही थी और वो इतना खुश थी, तो बस इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। अच्छा ये बताओ भावना, गोल्ड मेडल मिलने के मतलब जो कल के पहले यानी कल 27 थी, 26 तक तो आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थी, गोल्ड मेडल मिलने के बाद क्या लाइफ चेंज हुई? कुछ एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही, कैसे फीलिंग आ रही है? हम पिछले 2 दिन से तो सच में थोड़ी सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही है। कोई ना कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स कॉल करके पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, तो थोड़ा तो इम्पोर्टेंट फील होता है। तो गोल्ड मेडल मिलने के बाद एक अचीवमेंट, एक डिफरेंट फीलिंग हो रही है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस फीलिंग को थोड़ा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल मैम, कैसे ही शब्दों में बयां कर सकते हैं, वो तो आप फील ही कर सकते हैं। भावना, आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, आप कुछ बताइए क्या जॉब प्रोफाइल वहाँ मिल रहा है, क्या पैकेज रहेगा और कितनी एक्साइटेड हैं आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब को लेकर? मैम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। माइक्रोसॉफ्ट तो सबको पता है कि एक वन ऑफ द लीडिंग टेक कंपनीज़ में से एक है, और मेरी प्रोफाइल वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मैंने अभी अगस्त में ही ज्वाइन किया है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग टू वर्क इन सच अ ग्रेट कंपनी जिसका इतना अच्छा कल्चर है, इतने अच्छे लोग हैं। एंड तो अगर मैं बात करूँ कि मतलब रिगार्डिंग कि व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी टू गो देयर, तो जो भी कंपनीज पूछती है उसके बारे में मैंने रीड किया था, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया था, और फिर ऐसे 3-4 राउंड के इंटरव्यूज़ हुए थे मेरे, और यही है कि मतलब। अच्छा नहीं भावना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी, किसी जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना, प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होती, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी? मैम कंपनीज़, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे जो भी कंपनी हो, वो आपकी नॉलेज के साथ, आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ ये भी चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं। तो आपको ये सब भी प्रिपेयर करना चाहिए। आप जितना लोगों से इंटरैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे लोगों से बात करनी होती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो लोग स्पेशली एक राउंड में ये भी टेस्ट करते हैं कि आपकी बिहेवियरल स्किल्स कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स कैसी हैं। तो इन सब पे भी फोकस करते जाना चाहिए विद योर टेक्निकल स्किल्स। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ा, क्या क्या आपने कैसे तैयारी की थी? अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखा था कि कंपनी क्या क्या करती है, उनका कल्चर कैसा है, ये सब रीड किया था इसके बारे में। और बाकी अगर मैं टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में जैसे हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ता है, तो मैंने उसको पढ़ा था डिफरेंट बुक से, और डिफरेंट जो कंटेंट हैं जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस किया था बहुत सारा। और या तो आपको वहाँ की फैकल्टी ने हेल्प किया कि खुद से आपने किया? हम फैकल्टी तो कॉलेज में पढ़ाती है, जो सब्जेक्ट्स टेक्निकल वाले हैं, उसके बाद हमें खुद भी सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, प्रैक्टिस तो इंसान खुद ही करेगा। तो या अच्छा, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ कि ऑफ कैंपस हुआ? मैम ये मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, कैंपस प्लेसमेंट मेरा ओयो रूम्स और TCS में हुआ था। ओके, थैंक यू भावना। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी भावना जो HBTU की गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, क्या स्ट्रेटजी रही है इनकी पूरे बीटेक के दौरान, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और वो सक्सेस की, वो यानी आपकी जो स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है, कैसे दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन हो तो आप भी गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए, ये हम भावना ने हमको बताया। साथ में जिन स्टूडेंट्स का JEE एडवांस में नहीं हो पाया, किसी वजह से आप अगर IIT में नहीं पहुँच पाए हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। भावना की स्टोरी, भावना की जर्नी ये बताती है कि आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। HBTU जैसे संस्थान में भी आपको बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट मिल सकते हैं। भावना का माइक्रोसॉफ्ट में हो गया है, ऐसी तमाम कंपनीज जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, आपके लिए जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बनी रहती हैं, इसलिए आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडवांस में नहीं हुआ है तो आप इन संस्थानों में भी आ सकते हैं और बीटेक करने के लिए ऑल द बेस्ट। इसके अलावा और भी जो तमाम स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिनको कि कॉन्वोकेशन में अवार्ड मिले हैं, जल्दी ही मैं उन स्टूडेंट्स को से भी आपको मिलवाऊंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।